जो सामने है, दो राज्यों में देखा जा रहा है, जो रुझान आ रहे हैं कि भाजपा जो है राजस्थान मध्य प्रदेश में बढ़त है और तेलंगाना में जो है वहाँ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी नेक टू नेक है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी कहना जो है काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दबाजी होगा कुछ इस पे कहना। कभी भी अभी कहना, अभी केवल 2.5-3 घंटे ही हुए हैं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू थी, तो मेरे ख्याल से अभी जो है आंकड़ों में हो सकता है अभी फेरबदल नजर आए, लेकिन हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। अभी नतीजे आने दीजिए और हमको तो लगता है कि जो भी नतीजे आ रहे हैं या जो रुझान दिख रहा है उसके जरूर कुछ न कुछ भविष्य के राजनीति के लिए सकारात्मक संदेश मिलेंगे और ये अभी से रुझानों के क्रम से ही पता लग रहा है। अभी लीड पे सवाल नहीं होता है ना, अभी तो रुझान की बात है और हमने आपको कह दिया कि अभी रुझान है, नतीजे आने दीजिए। टक्कर रहेगा मध्य प्रदेश में और राजस्थान। तो अभी तक का, अभी तो बहुत बाकी है ना, खुलासा होगा कि कौन कितने सीट में आगे है या कितना प्राप्त किया। तो अभी के अनुसार तो वही चल रहा है, रुझान के अनुसार कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी। टक्कर है मध्य प्रदेश में। और चलिए, हमारे साथ बड़ा ही शानदार और जानदार पैनल जुड़ा हुआ है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयराम विप्लव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, योगेश सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही आनंद माधव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनका बड़ा बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। सुहेली मेहता भी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और साथ ही सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आनंद माधव, आपके पास आएंगे। क्या हो गया अचानक से? अभी कैसे हम लोग कहें कि क्या हो गया? अभी आप जो सामने में आ रहे हैं रुझान, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में हम ऊपर नीचे हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ हम रिगेन कर लेंगे जो आगे का है। हाँ, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो दिख रहा है वो थोड़ा निराशाजनक अभी दिख रहा है, लेकिन अभी तो कम से कम 10-12 राउंड की गिनतियां बाकी हैं। हम लोग थोड़ा इंतजार कर लें उसका। लेकिन सर, देखा जाए यहाँ पर तो अगर आप छत्तीसगढ़ को रिगेन करने की बात कर रहे हैं, रुझानों में तो बहुत फासला काफी ज्यादा हो चुका है, 51-38 का फासला है। इतने फासले की उम्मीद तो बीजेपी को भी नहीं थी। नहीं, देखिए, उम्मीद और जो वास्तविकता होता है उसमें तो थोड़ा फर्क होता ही होता है। और हम लोगों ने जो डिस्कस किया था इसके पहले, ये भी कहा था उसमें कि एग्जिट और एग्जैक्ट पोल, और अब तो रुझान आ रहे हैं। रुझान की जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें निश्चित रूप से जो खास करके दो राज्यों की परिस्थितियां हैं वो निराशाजनक है, लेकिन हम अभी उम्मीद नहीं हारे हैं। जैसा आपने देखा कि तेलंगाना की जो स्थिति है वहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, और जहाँ के हम विपक्ष में भी नहीं थे। छत्तीसगढ़ में हमें उम्मीद है कि अभी हम लोग बेहतर कर पाएंगे। जी, तो एक बार जयराम जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप हो सकता है छत्तीसगढ़ में आगे हो जाए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? 3 में तो आप आगे चल रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में हो सकता है कांग्रेस आपके आगे निकल जाए? देखिए, जितना फासला अभी रुझानों में सीटों का दिख रहा है, ये दर्शाता है कि जनता से भी कांग्रेस पार्टी का उतना ही फासला बन गया। 2 राज्यों में इनकी सरकार थी जो जा रही है, और इस एग्जिट पोल को सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ही अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि हम राजस्थान से जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, और वही सही साबित हुआ, क्योंकि उनकी जहां भी सरकारें थी उन सब सरकारों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार किया था, महिला सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ किया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी में नग्न परेड हमने युवाओं की देखी है, दलित युवाओं की, बहन बेटियों की क्या वहाँ स्थिति थी ये भी हमने देखी। इसलिए तीनों पड़ोसी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें बहुत अंतर नहीं है। एक दूसरे के राज्य की समस्याओं को भी वो जानते हैं और राजकाज से भी परिचित हैं। उनको, मध्य प्रदेश वालों को भी पता था, जो राजस्थान में झूठ बोलकर आए थे, जो राजस्थान को लूट रहे हैं, जिन्होंने तुष्टीकरण की सीमा पार की, वो हमारे यहाँ आएंगे तो वही करेंगे। ठीक है, विप्लव देव जी, कोई गलती नहीं की है, हमारे साथ ऐतिहासिक बहुमत दे रहे हैं। सारिका पासवान है, आरजेडी प्रवक्ता। सारिका जी, आपसे जानेंगे,
तीन राज्य, तीनों हिंदी बेल्ट के राज्य माने जाते हैं और जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश बड़े राज्य हैं जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और जाहिर सी बात है कि इसका असर बिहार में भी दिखेगा। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और अगर हम बात करें बिहार की तो यहां भी नरेंद्र मोदी का ही चेहरा सामने रखा जा रहा है। अभी तक बीजेपी बिहार का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो सामने रखा जा रहा हो। तो क्या मोदी मैजिक को अब यहां पर आरजेडी या फिर जेडीयू या कांग्रेस मिलकर तोड़ पाएगी, क्योंकि तीन राज्यों में तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। देखिए छत्तीसगढ़ में अभी भी मुझे लगता है कि काफी टक्कर जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है और अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी भी रुझानी है और जब तक वो डिक्लेयर नहीं हो जाता है उस पर मुझे लगता है कि कहना उचित नहीं होगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है हारने वाली पार्टी को भी समीक्षा बैठक तो वो करेंगे ही, लेकिन आत्ममंथन करने का विषय होता है जनता के लिए भी कि आखिर किन मुद्दों पे जनता ने अपनी किस पार्टी को जिताई है। देखिए हमने देखा है किस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हर मंचों पे कहा कि हम रोजगार देंगे या नहीं देंगे, लेकिन आपको मंदिर का मुफ्त दर्शन करवाएंगे। तो जनता क्या वाकई में मंदिर के मुद्दों पे दर्शन करे? क्या जनता को वाकई में रोजगार नहीं चाहिए, उनके थाली में रोटी नहीं चाहिए, उनके अपने प्रदेश का वो विकास नहीं चाहते? आखिर किन मुद्दों पे जनता ने वोट किया? आखिर किस जो कहते हैं जनता की भावनाओं को कहते हैं कब्जे में करके कौन सी पार्टी क्या कितना वोट ले पाई है? मुझे लगता है ये सब भी बहुत आत्ममंथन का विषय होगा जनता के लिए भी, पार्टी के लिए भी। लेकिन देखिए मैजिक की जहां तक बात है तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की मैजिक या उनका वो चेहरा जो है वो मायने रखता है। देखिए अगर किसी प्रदेश का, राज्य का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ी जाती है और मध्य प्रदेश में हमने देखा पार्टी के अंदर कोई वो लोग तय ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री के चेहरा बनेंगे। तो यही तो बात है, यही तो बात है सारिका जी कि यहाँ पर मोदी मैजिक चला है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य का ऐसा चेहरा नहीं था जिस पर चुनाव बीजेपी ने लड़ा हो। चेहरा था नरेंद्र मोदी और तीनों जगह जीत हासिल हुई। सारिका जी ये भी तो बात अहम उठता है ना कि क्या बीजेपी के पास अपने राज्यों के मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं बचा है जो एक चेहरे पे वो पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं? अगर यही वाकई में सत्य है कि मोदी मैजिक के नाम पे वो जनता की भावनाओं को कैप्चर करके वोट लेना चाह रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं वो उनको, उनकी भावनाओं को वोट में, तो देखिए ये मुझे लगता है अपने आप में देश के लिए भी एक चिंता का विषय बनता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में क्या रहा है? हमेशा जात पात और धर्म रहा है। उन्होंने कभी भी नौकरी और उन्होंने कभी भी देश की तरक्की या राज्य की तरक्की के बारे में कभी बात नहीं की। एजेंडे में, उनके मैनिफेस्टो में भी आप देखिए हमेशा मंदिर ही रहा है, मस्जिद ही रहा है, हमेशा जात और धर्म की उन्होंने बात की है। तो आखिर जनता आज किन मुद्दों पे वोट कर रही है? क्या वाकई में मंदिर बनाम रोजगार, जात बनाम धर्म, ये आखिर जनता किस बात से चुन रही है? तो मुझे लगता है कि अभी बहुत रुझान ही है और रुझान पे हम चलिए योगेश सोनी जी जा सकते हैं। अभी स्टिल बहुत सारे बदलाव, ठीक है चलिए इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा वक्त में वो भी साफ हो जाएगा, रुझान परिणाम में बदल जाएंगे। लेकिन योगेश सोनी जी, एक सवाल तो बार बार मैं पूछ रहा हूं लेकिन उसका जवाब सही और सटीक मिल नहीं पा रहा कि ठीक है मोदी मैजिक चला, लेकिन वो मोदी मैजिक तेलंगाना में क्यों नहीं चल पाया? जिस तरह के आरोप बीजेपी कांग्रेस की तरफ से या फिर आरजेडी की तरफ से या दूसरी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर धर्म को और मुद्दा बनाया गया, तुष्टीकरण की राजनीति की गई, लेकिन वो सारी जो राजनीति थी वो तेलंगाना में भी की गई, लेकिन वहाँ क्यों नहीं चला? देखिए किसी भी जब हम पौधे को बड़ा करते हैं तो जड़ में पानी देना पड़ता है। तो ऐसा बीजेपी को वहाँ पे पहली भी स्थिति क्लियर थी कि वहाँ पर हम उतनी अपनी उपस्थिति उतनी अच्छे तरीके से दर्ज नहीं करा पाएंगे। हालांकि चुनाव को किसी भी रूप में, मुझे बीजेपी की एक ही बात खूबसूरत लगती है कि अपने किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती वो, लेकिन वहाँ पर जैसा मेरा एक व्यक्तिगत आकलन है कि उतनी मेहनत नहीं की गई थी जितनी वहाँ जरूरत होती है। बावजूद इसके फिर भी वहाँ पर अपनी, जैसा कि मैंने कहा कि उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे समीकरण बनते हैं और ऐसा लगता है कि एक आगोश में घुस के और उसको भेदना कहीं ना कहीं वहां बीजेपी के लिए मुश्किल था। और बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि अगर वहां पर जब बाकी जगह पे मोदी मैजिक चलता है या इस तरीके की बात आती है तो ऐसा स्टेट क्यों छूट जाता है? तो मुझे लगता है चुनाव तो गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन अपनी हुंकार आप कहां भरते हैं? देखिए जैसे अभी हम आंकड़ों की सर्वे की बात करें तो वहां 50-50 था और मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बना दी थी। लेकिन जितने सर्वे पोल थे, जैसे 7 सर्वे, जितनी ये बड़े सर्वे टीम है इन्होंने यहाँ काम किया, लेकिन
इतने बड़े उनको नहीं लगा था कि मैंडेट से जीत हासिल होगी, है जो हम अंतराल अभी तय कर रहे हैं। जीत के लिए बोलना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और मैंने स्वयं कुछ 10,000 सैंपल पे काम किया, लेकिन हमारा जो आकलन था मध्य प्रदेश राजस्थान का वो यही था। हालांकि हम छत्तीसगढ़ के लिए भी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए हमारा इतने सटीक आकलन नहीं थे। हम ऐसा सोच रहे थे शायद 50-50 पे मामला रुकेगा या कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अंतिम समय में जो हम देख रहे हैं वो हमारे समक्ष है। लेकिन 2 राज्यों की अगर मैं बात भी करूं तो वहां पर हमने देखा 10,000 सैंपल पे, तो वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही थी। हमारे वहां पर जिस कंपनी के लिए हमने सर्वे किया वहां हमने उनको बताया, दिखाया, और उस सर्वे ने भी वहां पे उसकी सरकार बनाई थी। लेकिन इतने अंतराल में ये सब तय होगा ये हमें भी नहीं सर, पता लेकिन वो फैक्टर क्या रहे? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल ने वहां बहुत काम किया है। टीएस सिंहदेव थे, वो लगातार जनता से जुड़े थे, और खुद भूपेल भी अपने आप को जनता से जोड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन वो फैक्टर्स क्या रहे जो सारे हर चीज कांग्रेस का हर दांव फीका पड़ता गया? देखिए, मैं अगर बीते दशक भर के चुनाव की बात करूं तो यहां फैक्टर उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं, चूंकि भावनात्मक चोट ज़्यादा है। अंतिम समय में हमने देखा है कि जिस तरीके से सभी पार्टियों ने कार्ड खेला, वहां पर हमने देखा कि वहां पे बीजेपी ने भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, तमाम वादे हैं वो किए हैं। लेकिन अब चुनौती यही है कि जीतने के बाद वहां पर किस तरीके से कसौटी पर पूरा उतरा जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि आप चुनावी रेवड़ियों पर जो है आप उन्होंने संज्ञान लिया था कि चुनावों में जो है रेवड़ियाँ ना बांटे, इसके लिए लिया गया था। बावजूद इसके तमाम दलों ने उसका प्रयास करा। लेकिन आज स्थिति यह है सर कि हम अगर देखते हैं कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो मुझे लगता है कि 4 लोग आप एक पार्टी को वोट नहीं देते। हम समय में किसकी समीक्षा और किसके आकलन पे किसको कोई वोट दे दे ये हम तय नहीं कर पाते। जैसे आपके परिवार में सदस्य में 4 लोग हैं तो आप अपनी वाइफ को, पापा को, मम्मी को आप ये नहीं कह सकते आप उन पार्टी को वोट दीजिए। उनका व्यक्तिगत आकलन है। सोशल मीडिया के इस दौर पे अंतिम समय पे क्या निर्णय हो जाए वो बड़ी बात है। देखिए, जाति फैक्टर, धर्म फैक्टर, ये तमाम बातें हम करते आए हर चुनाव में, ये चल भी रहा है। जैसा कि एक कांग्रेस पे अलग तरीके के आरोप लगते हैं, बीजेपी पे धर्म जात मंदिर का, जैसा कि मेरी साथी मित्र ने भी बताया। तो मुझे लगता है ये चीजें से ऊपर आ गई है जनता। और समय जो अब ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार को लेके बैठे हैं। एक कट्टर शब्द का प्रयोग कभी होता था कि कट्टर आप कट्टर कांग्रेसी हैं, कट्टर बीजेपी हैं, लेकिन अब इस चीज का जो मिथा तोड़ दी है जनता ने और किस स्वरूप पे वो चलती है वो अंतिम समय के निर्णय भी होते हैं। तमाम फैक्टर ऐसे होते हैं और हर स्टेट का अपना एक फैक्टर होता है। और जिस तरीके की चीजें रही हैं हाल ही के चुनावों में वो बिल्कुल सोच से परे है। और इसमें जैसा हमने देख रहे हैं बीजेपी इतना जबरदस्त कमबैक या अपने राज्यों को बचाने में भी कर पाएगी, ये सबके लिए बहुत आश्चर्य वाली बात है। और मुझे लगता है इस सफलता के लिए बीजेपी को बधाई देनी चाहिए। और इसमें जिस ऊर्जा के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़े हैं, जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने बातें कही हैं वो पूरी करती हैं। और हमें लगता है एक सकारात्मक संदेश जनता के बीच में जो जाना चाहिए अंतिम समय में वो उनको पहुंचा पाए। सर, तेलंगाना में आपको क्या लगता है कि जो वोट या पिछली बार के चुनाव में जो वोट बीजेपी की तरफ खिसका था बीआरएस की तरफ से, वो अब शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ? उसको लगा, जनता को वहां लगा कि नहीं, वहां हम बीजेपी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते लेकिन कांग्रेस से कर सकते हैं। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया वही चीज कर्नाटक में भी प्रभावित करता नजर आया और वही चीज यहां भी प्रभावित करता नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके प्रश्न में आपका उत्तर छुपा है कि जब खड़गे साहब को बनाया गया था तो यहाँ पर उनकी सक्रियता बढ़ाई गई थी। और हमने देखा था कि वहाँ पर वो अन्य राज्यों में तो मेहनत कर रहे थे, यहाँ ज़्यादा कर रहे थे। क्योंकि फाइट अगर आप पिछली बार की भी देखेंगे तो वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में थी। तो उन्होंने इस चीज़ का, अब अगर आप बीजेपी की बात करें तो पिछली बार 1 सीट थी, इस बार मुझे लग रहा है 10 सीटों का जो है आपकी स्क्रीन पर वो था। हम देख रहे थे कि 10 सीट के आसपास वो आ रही है बीजेपी या उनकी बढ़त बनी हुई है। तो एक ये भी तय हुआ कि कुछ तो समीकरण बने। कुछ ऐसी सीट थी जहां पे ओवैसी साहब अपना लगातार 7 बार जीत रहे थे उनकी सीट पर और बीजेपी ने वहां से जीत हासिल कर ली है, मतलब बढ़त में है, जीत के करीब है। अभी मैं देख रहा था सर्वे पे, टीवी स्क्रीन पे आपकी। तो ये लगता है कि अगर आपने जैसे उसी की विशेष बात करते हैं तो वो फाइट है वो वहां बनाए हुए थे। और वहां पर कांग्रेस ने अपना जो जिसको बोलते हैं एक एक्चुअल चुनाव, जिसको फाइट मोड में हम कहते हैं, वो उन्होंने वहां लड़ा है। और क्योंकि बीजेपी को लगता था कि वहां पर वो उतनी बेहतर तरीके से संचालित नहीं कर पाएगी तो उन्होंने उस चुनाव को वैसे लिया भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कहेंगे कि अब वो लड़े नहीं, लेकिन हाँ एक बात तो समझ में आती है कि आप हर जगह अपनी इतनी बड़े स्तर पे वो चीजें अपनी दर्ज नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से सारिका जी आप भी कह रही थी कि वहां पर हमारे पास ठीक है मोदी मैजिक चूंकि वहां पर चल रहा था, यहां पर देखा जाए तो बाकी राज्यों में मोदी मैजिक नहीं चल पाया, लेकिन सबके पास अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। सुहेली मेहता जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी क्योंकि सारिका जी अभी कह रही थी सबके पास अपना एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, लेकिन बीजेपी के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि वो उतार पाते। सिर्फ उन्हें लगा कि एक मोदी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जा सकता था। देखिए, भारत की जनता
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त की है। हम्म। इस चुनाव से